एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो उम्मीद करते हैं मेरे सभी साथियों बहुत अच्छे हैं एंड स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशंस को चला रहे हो। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति। सो दिस इज मी विजय। वेलकम करते हैं सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स का ये सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने भी नहीं देखे अभी तक देख लो भाई, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पर हम लोग डिस्कशन कर लिए और आज की इस वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे। सो पेन पेपर लेके आप लोग बैठे जाओ और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हर एक बात को समझो, हर एक कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज की क्लास की आप लोग सूचना करने वाले, स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। एक नई उम्मीद और एक नई जोश के साथ आज हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे अपना क्लास। सो हेडिंग लगा लो भाई, थर्मोडायनामिक्स क्लास 2। ये होगा दोस्तों थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स सारे के सारे बच्चे आ जाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। ओके, सो गाइस, थर्मोडायनामिक्स हम लोग सिस्टम, सराउंडिंग्स और क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब बात कर लिए थे दोस्तों। बट आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, एंथैल्पी। सो यू नो इंटरनल एनर्जी क्या होता है भाई, चलो बात करते हैं आज आप लोगों से। इंटरनल एनर्जी, मान के चलो किसी भी सब ऑब्जेक्ट के पास किसी भी एक सब्सटेंस है, तो उसमें जो छुपा एनर्जी होता है, जो कि डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं भाई, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। या तो उसमें रोटेशनल मोशन में हो सकता है, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड सारे के सारे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मतलब डिफरेंट फॉर्म में उसके पास एनर्जी मौजूद है, प्रेजेंट है उसके बॉडी में अंदर एनर्जी। और वो छुपा हुआ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल, उस बॉडी के अंदर वो एनर्जी है, छुप के बैठा है। इसीलिए दोस्तों जब होता है ना, जब हम लोग एक कोयले को उसको बर्न करते हैं तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी निकलता है। एक वुड को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी निकलता है। एक किसी भी और एक सब्सटेंस ले लो, किसी फ्यूल ले लो, तो उसको जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां से क्या होता है, एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे के सारे। एक यूरेनियम ले लो दोस्तों, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी छुपा होता है। तो ऐसे करके डिफरेंट फॉर्म में वो चीजें छुपा रहता है एनर्जी। यू नो एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म होता है, तो किसी भी फॉर्म में वो रह सकता है उस सब्सटेंस में। बस आपको क्या करना है, उसमें इनिशिएट करना है और उस एनर्जी को यूज करना है। जब तक ना आप एक कोयले को आग से उसको मतलब बर्न करो, तब तक वो नहीं जलेंगे। बस एक बार जला दो तो अपने आप जलना स्टार्ट कर लेगा दोस्तों, और तब तक जलेगा जब तक उसका एनर्जी उसके पास है, खत्म नहीं हो जा रहा है, जब तक जलता रहेगा। और एक टाइम आएगा जब खत्म हो जाएगा कॉन्टेंट एनर्जी अंदर का, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें से और एनर्जी नहीं निकलेंगे। बात तो सही है ना। अब दोस्तों क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक थर्मोडायनेमिक टर्म से दोस्तों बोला जाता है, इसका नाम है इंटरनल एनर्जी। क्या नाम है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अंतर शक्ति दोस्तों, अंतर शक्ति, अंदर जो रहता है सब्सटेंस का, राइट। तो ये इसको हम लोग कौन से इसका ना ABCDEFG कौन सा अक्षर से बोला जाता है, बताओ 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 भाई। इसको दोस्तों आइदर आप यू से लिख लो, और दोस्तों यहां पर हम लोग ई से भी इसको डिफाइन करते हैं। बात समझ में आया। अब देखो, एक बॉडी में मान के चलो भाई, एक बॉडी में क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका यू है। अब क्या हुआ दोस्तों, बाहर से आप क्या किए, बाहर से दोस्तों क्या किए, इसमें क्या किए, हीट सप्लाई कर दिए भाई, हीट सप्लाई कर दिए इसमें। चलो तो क्या होगा, उसका हीट कंटेंट बढ़ेंगे, मतलब उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ेंगे, यानी कि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, चेंज होगा इंटरनल एनर्जी का। तो बाहर से हम लोग क्या दिए भाई, यहां ध्यान से सुनो मेरे बात को, कि हीट सप्लाई किए सर। और हीट सप्लाई करते हुए जब ये चीज क्या हुआ, ये एक दशा में था, इसका स्टेट 1 में था, और हीट लेने के बाद इसका दशा का परिवर्तन हुआ मेरे भाई। परिवर्तन होने के बाद ये एक नया दशा में पहुंचा, इसका एक नया इंटरनल एनर्जी बना। यानी कि हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज कर सकते हैं और इस चेंज को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। तो ये इसका स्टेट 2 में ये पहुंच गया अभी, ठीक है, हीट देने के बाद दोस्तों। तो ये मेरे भाई जब हीट हम लोग देते हैं तो इंटरनल एनर्जी का कंटेंट बढ़ गया। और ये इंटरनल एनर्जी एक ऐसा चीज है जो कि दोस्तों एक स्टेट फंक्शन है। आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं ना उन लोगों का, जिसको डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, मोल हो गया। ये सारे के सारे स्टेट को डिफाइन करते। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहां पर स्टेट फंक्शन, मतलब एक होता है ना, स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब वो कौन सी दशा में है।
और बात करते स्टेट फंक्शन की, रुको थोड़ा। स्टेट फंक्शन दोस्तों ऐसा कुछ फंक्शन होगा सिस्टम का जो कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि स्टेट उस दशा में कैसे पहुंचा उसके ऊपर। दो टाइप का हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनो। दो टाइप का चीज है। एक होता है भाई जो सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है तो उस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात है। और एक ऐसा होता है, कुछ चीजें कुछ सिस्टम का प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो कि आप किसी भी पथ में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आप पहुंच जाओ, बस इनिशियल स्टेज से लेकर आप फाइनल स्टेज में जस्ट पहुंच जाओ, वो काफी है। क्या रास्ता फॉलो करके आप उस जगह में पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैसा ही दोस्तों यहां पर इंटरनल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके पाथ का कोई उससे मतलब पाथ के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आप जिस भी रास्ते में चले जाओ, बस आपको यह पता होना चाहिए इनिशियल कहां था भाई, इनिशियल क्या था और फाइनल में कहां पहुंचे, बस इतना। तो इनिशियल मान के चलो आपके पास यू आई है और फाइनल में यू एफ में पहुंचा, मतलब जब एक सिस्टम चल रहा था इसका इनिशियली यू आई वैल्यू था, अब कुछ चेंज किए, हीट दिए और भी वगैरह उसके ऊपर काम किए तो उसका वैल्यू चेंज हुआ और एक फाइनल दशा में पहुंचे, तो ये यूएफ हुआ। अब किसी भी तरीके से आप उसमें हीट डाल सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, तो उसके बदले में उसका जो चेंज आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, जो डिफरेंस अगर हम लोग करेंगे यानी कि डेल्टा यू अगर कैलकुलेट करेंगे यहां पर तो सेम आएगा, सेम। चाहे आप इसको इस वे में करो या तो इस साइड या तो पाथ 3 फॉलो करके करो, यानी कि यहां पर इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करके। तो इतने सारे जितने भी इस टाइप का प्रॉपर्टी होता है सब क्या होता है भाई, क्या होता है बताओ, स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। बात समझ में आया, स्टेट फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन आपका क्या क्या होता है, जैसे कि यहां अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, तो ये स्टेट फंक्शन होगा। आगे में जाके हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे एंथैल्पी की बात जब करेंगे दोस्तों तो एंथैल्पी भी आपका स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि इसका भी जो वैल्यू होता है चेंज डेल्टा एच, उसका भी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि वो स्टेट में कैसे पहुंचा उसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग अगर एंट्रोपी की बात करें दोस्तों तो ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। और अगर चेंज ऑफ हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें तो ये भी, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी दोस्तों स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इन लोगों को स्टेट फंक्शन बोला जाता है। और ऐसे ही पाथ डिपेंडेंट भी है कुछ, तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। पाथ डिपेंडेंट ऐसे कुछ प्रॉपर्टी होगा जो आप लोगों के दो ही है दोस्तों, दो ही है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट किस हिसाब से चल रहा है, पाथ 1 फॉलो करके चल रहा है या तो पाथ 2 फॉलो करके चल रहा है या तो पाथ 3 फॉलो करके चल रहा है, तीनों में दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगे। तो ऐसे दो प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखना, एक का नाम होगा Q और एक का नाम होगा W। मतलब Q मतलब होता है दोस्तों हीट और W मतलब होता है यहां पर एनर्जी वर्क। तो हीट एंड वर्क ये दोनों सिस्टम का ऐसे प्रॉपर्टी है, दो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ निर्भर है, पाथ फंक्शन है। ओके, अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताएंगे आप लोगों को। जैसे अगर स्टेट फंक्शन की बात करें तो उन लोगों को चेंज जो लिखते हैं हम लोग उसमें डेल्टा की यूज किया जाता है दोस्तों, डेल्टा की यूज किया जाता है। और अगर छोटा चेंज होता है तो डी का यूज किया जाता है। लेकिन मेरे भाई कभी भी आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, कभी भी आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे। आप लोगों को अगर चेंज लिखना होगा तो ये वाला टर्म यूज करना, डेल्टा मतलब ये डेल्टा, ये वाला छोटा डेल्टा यूज कर लेना, ठीक है। ध्यान से सुनो, बात गहराई से समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब जब भी चेंज हम लोग लिखेंगे स्टेट फंक्शन का वो डेल्टा लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ट्राइंगल वाला हीट वाला डेल्टा लिखेंगे। या तो छोटू चेंज होगा, अगर छोटू चेंज होगा तो डी लिखेंगे। बात समझ में आया सबको भाई? कैमरा भाई सब कुछ सही से रिकॉर्ड कर रही या एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग और बात करते हैं। यहां पर क्या बात कर रहे थे हम लोग की हीट डाले भाई। अब देखो दोस्तों जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर जो हीट सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान से सुनो। इंटरनल एनर्जी के टाइम अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो हीट सप्लाई किया जा रहा है, राइट, तो उस टाइम दोस्तों, उस टाइम क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करके हीट को सिस्टम में सप्लाई किया जाता है। बात समझ में आया? ध्यान से सुनो, हम फिर से बता रहे हैं, सुनो। एक सिस्टम है आपके पास, उसके पास एक हीट एनर्जी कंटेंट है, मतलब उसके पास एक इंटरनल एनर्जी है। अब क्या होगा, एक रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, बट शर्त यह है कि भाई आप ना वॉल्यूम चेंज मत करो, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में कर दो, आइसोकोरिक में करो। आइसोकोरिक वो बताया था ना आप लोगों को, आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक होता है द प्रोसेस व्हेन प्रोसीड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब जो प्रोसेस प्रोसीड करता है, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा आइसोबारिक होता है कांस्टेंट प्रेशर।
ऐसे आइसोथर्मल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहां पर आइसोकोरिक में आपको एक सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, उसमें हीट डाला जा रहा है। यानी कि जब हम लोग एक सिस्टम में दोस्तों हीट को सप्लाई करते हैं तो वहां पर एट कांस्टेंट क्या होता है मेरे भाई, एट कांस्टेंट क्या होता है बताओ ना, वॉल्यूम सर कांस्टेंट होता है। अब आप लोग को एक चीज ध्यान देना होगा, तो ये जो डेल्टा यू का चेंज होता है दोस्तों, ये हमेशा किसके साथ बराबर होता है कि ना, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम, मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ बराबर होता है। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे बराबर हो रहा है। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो दोस्तों ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को ध्यान होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को ध्यान होगा। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट लॉ की अभी जिक्र करेंगे दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उन लोगों के लिए बता रहे भाई कि ये जो U होता है ना, U होता है वो Q प्लस W के साथ बराबर होता है। ये जो आपका चेंज ऑफ आपके पास मान के चलो U है, तो U बराबर क्या होता है, Q प्लस W। अब देखो ये आपका जो है, एक जस्ट 1 सेकेंड, तो क्या बता रहे थे आप लोगों को, हाँ सही है अभी। तो क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा U बराबर क्या होगा आपका Q प्लस W। अब देखो जब एक ये W क्या है, ये W है आपका कि वर्क डन को बता रहे, वर्क डन को बता रहे भाई। मतलब जब वर्क डन होता है दोस्तों तो क्या होता है, हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की बात करेंगे यहां पर। तो देखो एक सिस्टम है, उसमें क्या है, वॉल्यूम क्या चेंज होता है, यानी कि इनिशियल में कुछ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब ये सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लास है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर P डेल्टा V हुआ, मतलब वॉल्यूम का तो चेंज हुआ ना, वॉल्यूम का तो चेंज हुआ यहां पर। तो वॉल्यूम का अगर चेंज होगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई भी प्रेशर में आप लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर वॉल्यूम की चेंज हो रहा है और वहां पर एक वर्क डन आपको मिलेंगे। अगर सिस्टम काम करेंगे तो माइनस होगा, अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्लस होगा। तो यहां देखो आप लोग इस चीज में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, मान के चलो ये वाला चीज कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो क्या दोस्तों ये डेल्टा V वाला पार्ट रहेंगे। हाँ, एट कांस्टेंट अगर वॉल्यूम की बात करें हम लोग, यहां पर अगर एट कांस्टेंट करते, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते, तो वॉल्यूम का कुछ चेंज होगा ही नहीं है, होगा ही नहीं ना। तो चेंज अगर नहीं होगा तो डेल्टा वाला ये वाला V डेल्टा V जीरो हो जाएंगे ना, तो वहां पर ये W का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही चीज होता है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग यहां लगाओ। तो जब एक सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट दिया जाता है तो ये यहां पर W क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और ये बराबर किसके साथ बराबर हो रहा है बताओ अभी ना, ये बराबर हो रहा है हीट सप्लाई, यानी कि दोस्तों चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के साथ। तो डेल्टा U हमेशा Q भी होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो डेल्टा U ना कैलकुलेट करके कुछ फायदा नहीं, ऐसे मतलब रिएक्शंस जो होता है दोस्तों, वहां पर डेल्टा U से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एंथैल्पी का, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस जो करते हैं हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं, ओपन वेसल में करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं, ओपन सिस्टम में करते हैं, बीकर में कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, कुछ टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, और एट कांस्टेंट प्रेशर है, आइदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो लैब में। मतलब एक रिएक्शन को एट कांस्टेंट वॉल्यूम परफॉर्म करना जितना डिफिकल्ट है, आप एक रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर कर दो तो उतना ही सिंपल है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग डेल्टा U की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, रेयर ऑफ द रेयर रिएक्शंस इसमें परफॉर्म करते हैं। बट नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, वहां पर ज्यादातर रिएक्शंस जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो डेल्टा H की ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पर, रिएक्शंस एंथैल्पी हीट, रिएक्शन हीट एंथैल्पी जो कैलकुलेट करते हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि डेल्टा U। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस जो करेंगे वो आपका कहां पर करेंगे, डेल्टा H पे करेंगे। अभी जो है जितना आप लोगों को बता दिए ये U वाला कहानी, ये आप लोगों को समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी सर होता क्या है। अब इसी के ऊपर बात करेंगे, ये वाला चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके ये ना फर्दर हम लोग जब मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे उसके साथ इसका रिलेशन बनाएंगे और भी बहुत सारा चीज बताएंगे आप लोगों को अभी, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है बात करने के लिए। सो अभी जो है इसको थोड़ा इरेज करेंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग आएंगे। हाँ, और कुछ बातें बता देते हैं। देखो U जो होता है दोस्तों ये मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेंगे, साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये साइज डिपेंडेंट है, यानी कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कि दोस्तों ये जो इंटरनल एनर्जी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब होता है आपका साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे सिस्टम का। तो यहां लिख लो आप लोग, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव यानी कि ये साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे, साइज डिपेंडेंट है।
बात समझ में आ रहा है? मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो स्टेट ये है। अब देखो अगर पर मोल हिसाब कर रहे हैं, पर मोल दोस्तों हिसाब कर रहे हैं, मान के चलो कि आप 1 मोल वाटर की बात कर रहे हैं, या तो मतलब पर मोल हिसाब कर रहे हैं, तो वहां पर जो यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा फिर, कैलोरी पर मोल ऐसे करके यूनिट्स आएंगे। तो पर मोल अगर बात करें तो उसको हम लोग किस हिसाब से लिखते हैं, यू ऊपर बार लगा देते हैं। तो पर मोल की अगर बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर ये एक्सटेंसिव ना होकर इंटेंसिव हो जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्या हो जाता है फिर, वहां इंटेंसिव हो जाता है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम मास के ऊपर डिपेंड, यानी कि सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत बात कर ली आप लोगों के साथ ये इंटरनल एनर्जी को लेके, बात समझ में आया? अब चलो, तो कभी भी दोस्तों इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो, और उसका चेंज अगर हम लोग करेंगे तो जो क्यू जो हीट सप्लाई किया जाता है ना, उसको हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम सप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब ये चीज और भी उल्टा तरीके से बोल सकते हो आप लोग कि सर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो हीट सप्लाई के साथ बराबर हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोले कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है और वो जितना चेंज आएंगे वो वैल्यू आप जो हीट सप्लाई करो सिस्टम में एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसके साथ बराबर होगा, यानी कि क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू। सिंपल बात है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाओ एक प्यारा सा, बहुत ही प्यार से इस हेडिंग को लगाना है, क्योंकि एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का रिएक्शन सिस्टम के लिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यही चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं ज्यादातर केसेस में, यू नो। चलो तो बात करेंगे हम लोग एंथैल्पी के ऊपर। अब देखो एंथैल्पी का जो स्टार्ट है वो हम लोग कहां से करेंगे, यू नो। देखो ये तो टोटल एनर्जी कंटेंट है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क। टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यही होता है आपका एंथैल्पी। मतलब दोस्तों होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, मतलब वहां पर प्रेशर वॉल्यूम काम कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी के साथ साथ ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अगर ऐड कर देंगे तो वो जिस राशि के साथ बराबर होगा, जिस थर्मोडायनेमिक्स काम के साथ बराबर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। बात समझ में नहीं आया? चलो लिख देते हैं आप लोगों के लिए। चलो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर H बराबर हो जाएगा भाई U प्लस, अब देखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहां लिख दिए, तो ये होता है एक नया टर्म आ गया थर्मोडायनेमिक्स में जिसका नाम है एंथैल्पी। अब देखो एंथैल्पी का चेंज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यू नो। एंथैल्पी का चेंज मान के चलो दोस्तों, आपका एक सिस्टम था, प्यारा सा सिस्टम था जिसमें थोड़ा बहुत गैस रखा हुआ था, तो एक आइडियल सिस्टम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक सिस्टम था मान के चलो, और इस सिस्टम में दोस्तों इनिशियल एंथैल्पी था H1, या H1 लिख लो, HI लिख लो, चलो HI लिख लो। और इसका क्या था भाई, इसका था इंटरनल एनर्जी U1 था, कुछ ना रहेंगे ना, कुछ तो रहेंगे ना वहां पर। और दोस्तों इसका वॉल्यूम था मान के चलो V1। अब देखो इसमें क्या किया हम लोग, कुछ क्या दिए, कुछ मतलब इसको चेंज किया गया, मान के चलो कुछ हीट डाले भाई, कुछ हीट डाला गया इसमें। और हीट जब डाल रहे दोस्तों ध्यान से सुनो, हीट जब डाल रहे ना उसमें एट कांस्टेंट हीट डाला जा रहा है, ध्यान से सुनो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट डालेंगे, एट कांस्टेंट क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो H जब कैलकुलेट करेंगे, H का जब चेंज करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट डाला जाएगा। और ज्यादा तो रिएक्शन हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर ही परफॉर्म करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन जो भी हम लोग नॉर्मली रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं दोस्तों, वहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर ही रखते हैं और रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर को रख के रिएक्शन को परफॉर्म करना ज्यादा आसान होता है, और इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। और चलो बात करेंगे, ये नया एक दशा में उपस्थित हुआ, ये एक नया दशा में पहुंचा, और नया दशा में आते ही दोस्तों इसका जो चेंज हो गया, H हो गया H2, U हो गया U2, एंड क्या हो गया दोस्तों, V हो गया V2। अब चलो चेंज निकालो भाई। तो देखो भाई ये पहला था H1 इज इक्वल टू U1 प्लस, अब प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो P लिखेंगे ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P लिखेंगे ना, तो P इसको 1 लगा दो, इसको लगा दो 1। अब देखो H2 हो गया, ये U2 हो गया, अब PV2 हो गया, इसको 2 लगा दो। चलो अब डिफरेंस करेंगे, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो H2 माइनस H1 आएंगे, और दोस्तों यहां पर आएंगे U2 माइनस U1, और प्लस आएंगे P इंटू V2 माइनस V1, बराबर एकदम। अब देखो ये जो चीज आया यहाँ पर, ये जो चीज आया इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा H। चलो साथ साथ मेरे साथ लिखते चलो। अब U2 माइनस U1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा U लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, P डेल्टा V। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बात समझ में आया? तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो गया कि नहीं, बताओ, क्लियर? अब देखो भाई यहां पर जैसे कि P डेल्टा V का जो मतलब यूनिट होता है, ये क्या होता है, लीटर एटीएम। मतलब यहां पर ये लीटर एटीएम होता है ना, लीटर P के लिए जो होता है एटीएम और इसके लिए लीटर, तो लीटर एटीएम वाला जो टर्म होता है ना वो एनर्जी के साथ ही बराबर होगा ऑब्वियसली। ये जो लीटर एटीएम आता है ना, ये एनर्जी का टर्म ही है ना, ये एनर्जी का टर्म है कि नहीं, बताओ? हाँ,
और दोस्तों ये अगर बराबर करेंगे हम लोग तो 101.3 जूल के साथ बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि लीटर एटीएम साथ दे दिया। तो दोस्तों लीटर एटीएम यहां पर भी होंगे और ये जूल है, इसी वजह से ना यहां पर ऐड हो रहा है। सेम यूनिटी ऐड करेंगे ना हम लोग, केजी के साथ मीटर थोड़ी ना ऐड करते हैं, केजी के साथ तो केजी ऐड किया जाता है ना। तो ये जैसे कि जूल है तो ये भी जूल है और ये भी जूल है, लीटर एटीएम मतलब जूल होता है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना ऐसे। तो चलो अभी बात करेंगे हम लोग। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर दोस्तों जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो डेल्टा एच के साथ बराबर होता है। कैसे, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये डेल्टा यू जो होता है वहां पर मतलब जो हीट सप्लाई किया जाएगा, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे यहां पर तो क्या होगा, देखो डेल्टा यू क्या था बताओ, अभी आप लोगों को समझाया गया कि डेल्टा यू सब था क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। अब देखो ये जो यहां पर लिखेंगे अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आएंगे यहां पर क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा बी। अब देखो ये सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है, सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है, तो W जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, माइनस पी डेल्टा बी होगा कि नहीं बताओ आप लोग। ये जो W होगा ये क्या होगा, माइनस पी डेल्टा बी, सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है सर, ये W जो होगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस पी डेल्टा बी, और ये है आपका पी डेल्टा बी, तो ये कट गया और Q बचा रहा। यानी कि दोस्तों यानी कि जब हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ हीट सप्लाई करते हैं और उसके द्वारा उसको यूज करके कुछ सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं या तो एक्सपांड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये क्यू पी के साथ बराबर होगा उसका जो एंथैल्पी चेंज है, मतलब वहां पर जितना हीट आप लोग सप्लाई करोगे कांस्टेंट प्रेशर वो आपका डेल्टा एच के साथ बराबर होंगे। तो इनडायरेक्टली आप डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाय मेजरिंग दिस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट दैट यू हैव सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। या तो आप इसको यूज करो, इसका वैल्यू निकालो, या तो इसको यूज करो, इसका वैल्यू निकालो, तो बराबर में एक इक्वेशन आ गया, डेल्टा एच बराबर में क्या होगा, क्यूपी। बात समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना लगा दिया ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आके यहां पर प्लेट्स कर दिए तो पी डेल्टा वी तो कट गया, चलो ये चीज आ गया निकल के। अब देखो डेल्टा ए, ये जो एच है ना, ये भी अभी तो बताया आप लोगों को कि ये भी स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये जो आपका एक स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे भाई। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर ही क्या करेंगे, ये एंथैल्पी जो है ये डिपेंड करेंगे। मतलब मान के चलो यहाँ पर इसका H1 था वैल्यू और या फाइनल स्टेट में H2 हुआ। अब ये स्टेट जाने में ये पाथ फॉलो किए, ये पाथ फॉलो किया, इसको इस हिसाब से चेंज किया गया, रिवर्सिबल काम किए, इरिवर्सिबल काम किए और भी वगैरह वगैरह, मतलब डिफरेंट वे में क्या किया गया, इसका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचा गया। लेकिन अगर बात करें इसका चेंज का तो ये क्या होंगे, सेम होंगे हर एक स्टेट में, बस इतना कर दो H2 माइनस H1 कर दो, बस मिल जाएगा आपका चेंज। तो ये जो है आपका एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। आप लोगों को ना स्टेट फंक्शन कहानी समझ में आया, स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। अब देखो ये अगर 1 ग्राम की बात करें तो जितना होगा चेंज, अगर ऑब्वियसली बात करें 1 केजी की बात करें तो उसमें 1000 टाइम्स ज्यादा होंगे। यानी कि ये मास के ऊपर डिपेंड करेंगे या तो साइज के सिस्टम का साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये जो है ना भाई, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर एंथैल्पी, ये आपका क्या है, यहां लिखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब पार मोल अगर हिसाब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। बस यही वाला कहानी चल रहा है ना अभी तक, हाँ, कि पार मोल अगर हिसाब करेंगे, उसको पार मोल अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। कहानी समझ में आ रहा है सबको? तो बस अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो बस ये वाला चीज तो ध्यान रख लो कि भाई अगर किसी सिस्टम में हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो डेल्टा एच का जो चेंज होता है उसके साथ बराबर हो रहा है, मतलब एच का जो चेंज हो रहा है यानी कि डेल्टा एच के साथ बराबर होंगे। और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई किया जा रहा है तो दोस्तों वहां पर डेल्टा यू के साथ बराबर होंगे। और ये वाला चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो हम लोग करते हैं नॉर्मली ओपन सिस्टम में करते हैं, और वहां पर क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर रख के करना जो होता है रिएक्शंस वो ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं बताओ। अब दोस्तों क्या है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक रिएक्शन से आपके मान के चलो, जैसे मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग कहां पर अप्लाई करेंगे, जैसे नॉर्मली अप्लाई करना पड़ता है कहां पर, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो रिएक्शंस आपके पास एक गिवन रहेगा और पूछेंगे कि भाई इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच कैलकुलेशन कर लो। तो नॉर्मली अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें मेरे भाई, तो वहां पर क्या होता है कि एक होता है आपका रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के पास क्या होंगे, जितने सारे रिएक्टेंट्स होंगे सबको मिला के क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है तो सबको मिला के क्या होगा, एक आपके पास एंथैल्पी होंगे उन लोगों के लिए। तो जितने भी आपके पास जो रिएक्टेंट होगा उसका सबका लेके मिला के जो एंथैल्पी आ रहा है उसको मेजर करो। उसके बाद जब वो रिएक्शंस परफॉर्म करके पूरा कंप्लीट होकर प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में दोस्तों जितना भी प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, ऐड करना है, समेशन करना है, और उसमें से आपका एंथैल्पी का वैल्यू जो है, एंथैल्पी का वैल्यू चेंज जो है उसको एंथैल्पी का वैल्यू मेजर करके रखना है। बस दोनों को डिफरेंस कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन के लिए दोस्तों एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस मिल जाएंगे।
एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो ऐसा ही एक रिएक्शन अभी हम लोग लिखेंगे और कैसे आप लोगों को डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शंस कैलकुलेट करना है वो अभी आप लोगों को सिखाएंगे। चलो एक रिएक्शंस लिख लो प्यारा सा। तो दोस्तों देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोटा सा प्यारा सा ए लिखे, उसके बाद ए, ये रिएक्टेंट है आपका ए मोल ले लिया, अब बी मोल बी लिखे। अब देखो दोस्तों सी मोल सी हुआ और डी मोल डी हुआ। ये दोस्तों इस साइड जो है ये रिएक्टेंट है, इस साइड प्रोडक्ट है। तो यहां पर जो होगा डेल्टा एच का जो डिफरेंस दोस्तों, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शंस, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शंस जो होगा ये आपका क्या होगा ना, समेशन ऑफ जितना भी है। देखो यहां पर बहुत सारे और भी रह सकते हैं, एटलीस्ट 2 है यहां पर। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट का जो आपका क्या है, प्रोडक्ट का जो है दोस्तों यहां पर एंथैल्पी, प्रोडक्ट का जो है एंथैल्पी ये लिखेंगे प्रोडक्ट्स का, माइनस ये जितने भी रिएक्टेंट्स है यहां पर उसका क्या लिखेंगे, एंथैल्पी रिएक्टेंट्स। ठीक है, दिख रहा है ना भाई सबको? तो प्रोडक्ट्स का लिखेंगे माइनस रिएक्टेंट्स का लिखेंगे और हम लोग के पास क्या मिल जाएंगे, डेल्टा एच। देखो इसका वैल्यू ना डिपेंड करेंगे, प्लस आएंगे माइनस आएंगे जीरो आएंगे, आ सकता है ना। तो अगर दोस्तों ये माइनस आया, मान के चलो माइनस, और ये प्लस आया, दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर दोस्तों माइनस आया मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब कि सर रिएक्टेंट के पास ही क्या था, ज्यादा क्या था, इंटरनल एनर्जी, आई मीन एंथैल्पी था, ज्यादा एंथैल्पी था, ज्यादा एनर्जी था। और अगर प्लस आया तो उसका मतलब जो प्रोडक्ट बन के तैयार है हुआ है, कन्वर्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के पास ज्यादा क्या है, एंथैल्पी है, तो वो प्लस है। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को समझाते हैं। तो माइनस का मतलब होता है ये रिएक्शंस आपका एक्सोथर्मिक होगा। देखो एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच का ही तो बात करते हैं ना कि डेल्टा यू। रिएक्शंस का जब भी आप लोग एनर्जी के रिएक्शंस रेट ऑफ द रिएक्शंस की बात करेंगे तो वो डेल्टा एच का ही बात होता है, क्योंकि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक, और जब पॉजिटिव आता है इसका वैल्यू तो ये होगा एंडोथर्मिक। ये आपका क्या होगा भाई, एंडोथर्मिक। एक बार बस ध्यान से समझ लो बात को, एक बार बात को समझ लो अच्छे से। अब देखो अगर हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, देखो यहां पर अगर इसको लिखेंगे तो क्या है, सी मोल एच ऑफ मोलर, मोलर लिखेंगे तो ये आपका सी के लिए है, प्लस डी छोटा डी, और एच डी के लिए है। ये आपका हो गया रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट के लिए लिखो यहां पर, माइनस रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ये आपका हो गया एच और ये आपका हो गया ए प्लस बी बराबर यहां पर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ये वाला सिस्टम में। समझ में आया कि नहीं बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब देखो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा एच बराबर आ रहा है आपका डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब देखो ये ना पी डेल्टा वी को आप लोग फॉर द गैसियस सिस्टम आप लोग क्या लिखोगे ना, डेल्टा एनजीआरटी लिखोगे, वो अभी आप लोगों को बताएंगे। देखो होता है ना पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, होता है कि नहीं बताओ। तो एक रिएक्शन हो रहा है मान के चलो, और वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये आप चेंज कर दिए तो मोल का भी चेंज होता है, वहां पर होता है कि नहीं, मोल का चेंज होता है। और यहां पर जैसे कांस्टेंट प्रेशर किए तो ये वी का चेंज होगा बस, तो ये हो जाएगा पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो ये पूरा प्लेस कर सकते हैं हम लोग यहां पर। तो ये दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान से याद रखना, डेल्टा एन जी आर टी। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं यहां पर। देखो डेल्टा एन जी क्या है, ये आपका क्या है ना, चेंज ऑफ मोल, चेंज ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट चेंज ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट्स, और ऐसा लिखो कि गैसियस प्रोडक्ट्स, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एनजी मतलब होता है आपका गैसियस मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ लिख दो तो और भी सही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। चलो एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो जैसे मान के चलो आपके पास है H2 प्लस I2, दोनों मान के चलो गैस है। ठीक है, दोनों क्या है, गैस है, और यहां पर क्या हो रहा है 2HI बन रहा है, 2HI बन रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के पास कितना मोल है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे माइनस। अब देखो रिएक्टेंट है दोनों, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एनजी का चेंज जो है वो 0 आ रहा है। जैसे और एक रिएक्शन लेते हैं, देखो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं भाई, यहाँ इसको इरेज करते हैं और यहाँ लिखते हैं। जैसे एमोनिया की बात करते हैं तो N2 + 3H2,
अब सब गैसियस है। अब दोस्तों ये ना गैसियस सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है कि अगर हम लोग वॉल्यूम भी चेंज करें तो जो वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे के सारे जो चेंज होता है यहाँ पर दोस्तों, तो वो आपका गैसियस सिस्टम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड में कहाँ चेंज होता है, सॉलिड में अगर आप लोग प्रेशर डालोगे तो वहां पर थोड़ी ना वॉल्यूम का चेंज होता है, राइट, बहुत ही मिनिमम नेग्लिजिबल चेंज होता है। बट आप प्रेशर अप्लाई करो किसी गैस सिस्टम में तो वहां पर जो चेंज होता है वो ज्यादा होता है बहुत। तो चलो यहाँ पर ये होगा आपका 2NH3 गैस। चलो यहाँ पर डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लो, तो 2 माइनस यहाँ पर 1 और 3 4, तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आ रहा है, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू ये माइनस आ रहा है ना यहाँ पर, तो डेल्टा एच फिर डेल्टा यू क्या होगा, रिलेशन आपको अगर पूछा जाए तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू माइनस 2RT। तो मतलब यहाँ पर डेल्टा यू से कुछ घटा रहे हो आप, कुछ चीजें घटा रहे हो, उसके बाद ये डेल्टा एच के साथ बराबर हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन में दोस्तों, इस रिएक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो डेल्टा यू ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से। इस रिएक्शन के लिए जब आपका डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब है वहां पर डेल्टा यू ज्यादा ग्रेटर है डेल्टा एच के बराबर, मतलब डेल्टा एच छोटा है वहां पर। तो ये चीज यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अगले वाला जो लिखे थे हम लोग प्रीवियस, तो उसमें डेल्टा यू और डेल्टा एच बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया सबको? अब देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है जिसका बात अभी हम लोग करेंगे, वो कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो वो क्या सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बताओ, अभी सुनो ध्यान से। एक गैसीय सिस्टम है, आइडियल गैस लेके काम करेंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज जो भी समझाया गया अभी तक वो समझ में आया अच्छे से। अब देखो एक आइडियल गैस सिस्टम ले लो, क्या हो रहा है भाई, बोर्ड का कलर जैसे कि ब्लू के ऊपर ब्लैक, अभी रेड आएंगे, ठीक है, अभी रेड यूज करेंगे अभी। चलो एक आइडियल गैस क्या है, एक आइडियल गैस सिस्टम है, यहाँ पर आइडियल गैस भी है। अब इसमें आइसोथर्मल दोस्तों क्या होगा, आइसोथर्मल क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं और आप इसको कंप्रेशन कर सकते हो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन करो या तो कंप्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर, इसमें दोस्तों क्या होता है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों क्या होता है, जीरो होता है। कैसे भाई, कैसे जीरो होगा, देखो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मली अगर किसी भी सिस्टम को अगर हम लोग एक्सपेंड करें या तो कंप्रेस करें, वहां पर डेल्टा यू तो जीरो होगा ही। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होता है, इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये भी जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो देखो यहां पर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा पी बी कर दो इसको, क्योंकि दोनों ही चेंज कर रहे हैं, मान के चलो हम लोग डेल्टा पी बी कर दो, ठीक है, दोनों ही चेंज कर रहे हैं, प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हैं, राइट। आइसोथर्मली हो रहा है सारा चीज, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब मान के चलो पहले प्रेशर V1 था और V1 था प्रेशर और वॉल्यूम था V1, और उसमें कुछ चेंज किया गया, कुछ हीट सप्लाई किया गया है, तो कुछ चेंज किया गया कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसका जो एक नया दशा में पहुंचे वो P2 है। अब देखो एट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर की बात करें और आइडियल गैस हो, तो वहां पर बॉयल्स लॉ, क्लियर, बॉयल्स लॉ अप्लाई होंगे कि नहीं बताओ, बॉयल्स लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या बताएं कि पीवी समान सर कांस्टेंट होता है, यानी कि P2 V2 माइनस P1 V1 ये बराबर हो जाएंगे जीरो के साथ। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है कि नहीं बताओ आप लोग, होता है कि नहीं। अब तो P2 V2 P माइनस P1 V1 होता है, तो ये जो है चेंज पीवी का ये जीरो होगा, ये जीरो होगा कि नहीं बताओ, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो गया। फिर अब आइसोथर्मली दोस्तों क्या होता है, डेल्टा यू का जो मान होता है, परिवर्तन होता है, वो जीरो होता है, तो इसी वजह से डेल्टा एच भी जीरो हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि आइसोथर्मली अगर किसी भी गैस को एक्सपांड किया जा रहा है या तो कंप्रेस किया जा रहा है, वहां पर ये वाला चीज का वैल्यू जो होगा जीरो होगा। बात समझ में आया, क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं बताओ सबको भाई, एक बार क्लियर कर दो, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। क्योंकि जब किसी भी हम लोग आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, क्यू डब्ल्यू, ये तो ये बराबर जीरो होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है ये जीरो होता है, राइट, क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो होता है, तो इसलिए डेल्टा यू जो है जीरो हो गया। समझ में आया, तो यही वाला चीज होता है यहाँ पर भी, आपको इसी हिसाब से भी पूछेंगे कि बताओ आइसोथर्मली जब किसी भी गैस को हम लोग एक्सपांड करते हैं और कंप्रेशन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू का वैल्यू जीरो होता है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस में करें किसी भी चीज को, साइक्लिक प्रोसेस में, तो वहां पर भी क्या होगा, देखिए कि मान के चलो एक प्रोसेस है यहाँ पर P1 V1 T1 था और वो P2 V2 T2 हुआ, और उसका फिर से क्या हुआ,
P1 V1 T1 हो गया। तो इसमें भी देखो P1 V1 जो है चेंज डेल्टा पीबी का, मतलब वो इनिशियल जो था वो फाइनली में वही है, मतलब वो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गया। तो यहां पर भी क्या होगा, आपका डेल्टा यू का परिवर्तन जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना होगा, ये क्यू प्लस डब्ल्यू जो होगा वो जीरो के साथ बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। आइसोथर्मली अगर हम लोग ये चीज को कर रहे हैं, डेल्टा एच डेल्टा यू के परिवर्तन का, चेंज का, वैल्यू का अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वहां पर वैल्यू क्या आ जाएंगे ना, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आया सबको या नहीं बताओ। तो दोस्तों अगर ये चीज अगर एट कांस्टेंट प्रेशर कर दें तो उसमें ये वैल्यू जीरो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एडियाबेटिक परफॉर्म करें किसी भी गैस को, कंप्रेशन और एडियाबेटिक प्रोसेस अगर होता है, एडियाबेटिकली करें यानी कि Q जब जीरो होता है तो उस टाइम एट कांस्टेंट माने Q एट कांस्टेंट अगर करेंगे, Q का चेंज कुछ नहीं करेंगे, Q कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। Q कांस्टेंट रहेगा वहां पर, ना तो सिस्टम से बाहर हीट जाएंगे या तो सिस्टम में बाहर से हीट आएंगे। Q कांस्टेंट एट एडियाबेटिक मतलब हीट का कोई भी अलाउ वहां पर नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में अगर किसी भी आइडियल गैस को हम लोग एक्सपांड करें या तो कंप्रेशन करें तो उस केसेस में दोस्तों क्या होगा, ये डेल्टा यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो के साथ बराबर नहीं होगा और आप कह सकते हो कि ये क्यू प्लस डब्ल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन अगर आइसोथर्मली हो रहा है कंप्रेशन एक्सपांशन तो वहां पर और साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है तो वहां पर दोनों केसेस में डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो आपका क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बता रहे हैं अभी, ये जो आपका चेंज ऑफ एंथैल्पी होता है, क्या है, इंटरनल एनर्जी होता है। ये जो इंटरनल एनर्जी होता है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी ये आपका क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या है ये, टेम्परेचर का फंक्शन, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये चीज। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे वहां पर, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारे के सारे चीज समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोलर मतलब हीट कैपेसिटी। तो थोड़ा बहुत क्या बात कर दे, यहीं पर खत्म करें लेक्चर को, बताओ। थर्मोडायनामिक्स का दोस्तों बहुत सारा पार्ट्स बनेंगे, बहुत ज्यादा लंबा चलेगा ये। तो आप लोगों को ये सारे वीडियोस को पहुंचाना है उस बच्चों के पास जिन लोगों का ये सब मतलब इंपॉर्टेंट जरूरत है, जिन लोगों को ये सारी की सारी चीज, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है एक बार तो आप लोग चाहे जेई दो, एडवांस दो, नीट दो और या तो बोर्ड एग्जाम दो क्लास 11 का, तो उसमें सबको बहुत ही मदद मिलेंगे। क्योंकि एक बार एक वीडियो में अगर आप लोगों को सारा चीज समझाया जा रहा है बस, और आप लोगों के पास तो बुक है, आप एक बार फिर उसमें से पढ़ लो, या कुछ डाउट हो रहा है तो सर से पूछो, कमेंट करो उस वीडियो में तो बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आप लोगों का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सब प्रॉब्लम का सलूशन है भाई। बस आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना होगा और वीडियो को अच्छे से एकदम पूरा ध्यान के साथ देखना होगा। ऐसा नहीं कि फ्री में अवेलेबल है तो चलो ऐसे ही, ऐसा नहीं होता। सारे लेक्चर ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ लेक्चर में टीचर पूरा कोशिश करते हैं उसके स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग के पास यही दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, हर एक चीज को समझो और नोट्स बना के रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हीट कैपेसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, हीट कैपेसिटी किसका, हीट कैपेसिटी कैसे होंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट, राइट। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, उन लोगों के बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर और भी बहुत सारा चीज। फिर हम लोग दो प्रोसेस अभी भी नहीं पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस ही बता देंगे आप लोगों को। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन कैलकुलेशन करते हैं वहां पर वो कैसे आता है, एक क्रिस्टल लेंगे, उसके बाद कुछ गैसेस लेंगे, उसके बाद दोस्तों वहां पर क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो ये अगर बहुत ही छोटा छोटा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वे में करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा के पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला फार्मूला यूज करके फाइनली का एक्सप्रेशन आएगा माइनस एनआरटी एलएन वी2 बाय वी1। उसको प्रेशर से भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो आइडियल गैसेस के लिए हम लोग डब्ल्यू रिवर्सिबल देखेंगे और वहां पर ग्राफ से समझेंगे कि जो पीवी वर्क आता है ना, ठीक है, और वो अगर बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में अगर परफॉर्म होता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो उसमें ज्यादा एरिया कवर होता है। तो एरिया अंडर द कर्व दोस्तों जो होता है ना, एरिया अंडर द कर्व वही होता है आपका वर्क डन, यही होता है आपका वर्क डन। और ये जब छोटा छोटा बहुत ही इनफाइनाइट वे में होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और अगर ये इरिवर्सिबल वे में होता तो ग्राफ का कंडीशन कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसे आपको बाहर का पोर्शन भी इंक्लूड नहीं होता जो कि ग्राफ में। तो इस पोर्शन में आपको सिर्फ वर्क डन मिलता है, बाहर का चीजें यहाँ पर
हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो वहां पर वर्क डन कम हो जाता थोड़ा। तो अगर प्रोसेस को आपको फाइनाइट वे में कर रहे हो, मतलब इरिवर्सिबली कर रहे हो, इरिवर्सिबल, तो उसमें क्या होता है, वर्क डन का जो वैल्यू आता है वो कम आता है। ठीक है। हीट कैपेसिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो वाटर का हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा तो हीट कैपेसिटी आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना भी समझाया गया, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हीट कंटेंट वाला, एंथैल्पी, उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या यूज है, और कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस में जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन में डेल्टा एच डेल्टा यू का जो परिवर्तन होता है वो जीरो होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई वो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो दोनों सेम ही है, और ये जैसे कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दो स्टेट दोनों को सेम ही है, तो चेंज तो जीरो ही आएंगे ना। बात समझ में आया सबको? तो ऐसे ही हम लोग और भी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और भी वीडियोस दोस्तों बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली उसमें और भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, और ऐसे ही हम लोग दोस्तों पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, एंड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे। सो बस आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दोस्तों अगर न्यू हो उस चैनल में तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो को पहुंचा दो, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एवरीवन एंड टेक केयर। ओके।